तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए एक नया वाला मंगा लेके आ गया हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को दिखाई जाता है ये चारों ओर ग्रीनरी, ये पहाड़, खुला नीला आसमान, ये बादल है। इन चीजों को दिखाते हुए हम लोग को बताया जाता है ये जो दुनिया हम लोग अभी देख रहे हैं ये वोकाई लोगों का वर्ल्ड है। यहाँ के लोग अपने एक्सिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग ये चोटिल टाइप टाइगर ह्यूमन टाइप बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से भाग रहा है, लेकिन उस तरफ ऊपर नैरेटिव चल रहा है कि उसे इस दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। उसने जन्म भी लिया था एक ग्रेट उकाई बन के, तो वो नेचुरली सारे उकाई के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है इस टाइगर से दिखने वाले बंदे को कोई कहता है कि अबे तू तो क्लेम कर रहा था कि तू ह्यूमन वर्ल्ड के किसी एक फेमस माउंटेन का माउंटेन लॉर्ड है। ये बोलने के बाद जो बंदा बोला था ना, उस बंदे ने अपनी टाइगर को एक जोर का फटका देता है, जिस फटके को खा के वो पहाड़ी भी टूट जाता है और अपने टाइगर उस पहाड़ी से नीचे इस तरह गिर जाता है। लेकिन इस तरफ क्या, वो जो बंदा बोल रहा था ना, उसने अपनी टाइगर जैसे दिखने वाले बंदे के छाती में पैर रख के कहता है अब यार जैसे कि देख रहे हो ये बंदा एक 9 टेल फॉक्स वोकाई है। तो अभी जब तू अपनी तारीफ कर रहा था तब तो ऐसे एक्ट कर रहा था कि तू मेरे साथ लाइफ एंड डेथ तक लड़ेगा, लेकिन अभी जब हम लोग एक्चुअली फाइट कर रहे तू तो यार भीगी बिल्ली बन के भाग रहा है। मैंने तेरे को 3 बार वॉर्न किया था। तो यार ये बंदा टाइगर जैसे दिखने वाला बंदा नहीं है, बल्कि ये टाइगर वोकाई है। तो अपने 9 टेल फॉक्स ने इस टाइगर को 3 बार ये वॉर्न किया था कि वो उसके फॉक्स बिरादरी के ऊपर हमला वगैरह ना करे, जिस चीज को इस टाइगर ने इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी वो तो अपने खुद के टाइगर प्राइड को भी भूल के भीगी बिल्ली की तरह भाग रहा था। तो बता टाइगर के बच्चे, मेरे पास कोई रीजन है क्या तेरी जिंदगी को बख्श देने का? जिस बात को सुन के अपने इस तरह टाइगर अपने टाइगर ह्यूमन के बिग फॉर्म में आती है, वो अपने 9 टेल फॉक्स को गाली देने लगता है और इस बिग फॉर्म के पावर से हमला भी करने वाला था। लेकिन इस तरफ अपना 9 टेल फॉक्स अपनी टाइगर को इतने बड़े होते देख के हंस के कहता है कि जब तेरा बॉडी बड़ा हो रहा है तब इसका मतलब मेरे लिए तेरा मीट का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को बोल के अपना 9 टेल फॉक्स इस टाइगर के पास एक मुक्का मारता है, जिससे उसका पूरा चित्र ही उड़ जाता है। तब यहाँ हम लोगों को नरेटर बताता है ये बंदा, ये 9 टेल फॉक्स, इसका नाम है यूंग, जो कि फॉक्स लोगों का भी मास्टर है और ये पूरे वोकाई रैम का भी किंग है। तब यहाँ से सीन चेंज होके और नैरेटिव का पर्सपेक्टिव अपने यूंग, मैं यार इसको 9 टेल फॉक्स ही कहूंगा, ठीक है ना। तो नैरेटिव का पर्सपेक्टिव हमारे 9 टेल फॉक्स की तरफ चेंज होता है, जो कि मतलब कहता है कि उसका एक्चुअली ये जरा सा भी इंटेंशन नहीं था कि मतलब वो पूरी इस वोकाई रैम का किंग बने, जिसे क्या दिखने में भी लग रहा है अपना 9 टेल फॉक्स कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसने इस पूरे वोकाई रैम में जो भी बंदा क्लेम करता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और बाकी के लोग भी उस बंदे को एक्नॉलेज करते कि ये बंदा तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद नंबर 1 भी हो सकता है, तो वैसे तरह के रेपुटेशन रखने वाले बंदे को अपने 9 टेल फॉक्स ने एक के बाद एक बीट कर दिया। इसी के साथ साथ उसने पूरे 500 सालों तक जिस भी बंदे ने उसके फॉक्स क्लैन के बंदे को हैरास किया ना, उन सबको वो खुद जाके पर्सनली निपटाए। तो यहाँ जिसके मतलब दिख रहे हो अपना 9 टेल फॉक्स इस ड्रैगन को मारते हुए कहता है कि मैंने तेरे को कहा था मेरे सर के ऊपर से उड़ के मत जाने का, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं सुना, तो आज के बाद से तो किसी का बात सुन भी नहीं पाएगा। तो अब इसी तरह के लड़ाई या किसी भी तरह की लड़ाई में अपनी 9 टेल फॉक्स को कोई भी बीट नहीं कर पाया, तो वो इस पूरे जगह का किंग बन गया। लेकिन अब क्या है कि वो जब किंग बन गया ना, तब ऑब्वियसली उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, जिसको अपना 9 टेल फॉक्स इग्नोर करके सोने चल जाता है। तो इसी तरह दिन कट रहा था, जिससे अपना 9 टेल फॉक्स उसके किंगडम में क्या कुछ हो रहा है कुछ भी अटेंशन नहीं देता है। इस वजह से एक दिन अचानक उसके सामने एक इंसान खड़ा हो गया, जिसको देख के अपना 9 टेल फॉक्स पूछता है कि वो कौन है, जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा कहता है कि वो ह्यूमन रैम से है और वो एक मॉन्क है। इसके बाद अपने मॉन्क आगे कहता है कि तुम गुंडे वोकाई लोग, तुम लोगों को पता भी है क्या, तुम लोगों ने हमारे ह्यूमन रैम में कितने सारे तबाही फैलाया है। जो चीज यार अपने 9 टेल फॉक्स को सुनने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन उसके पीछे से ये 5 टेल फॉक्स आके, ये शायद अपने 9 टेल फॉक्स का वो मतलब एडवाइजर होता है ना, और इस तरफ का एक बंदा है जो कि पीछे से अपने 9 टेल फॉक्स को कहता है कि ये नीच मॉन्क किसी तरह के अपने हाथों के मदद से स्ट्रेंज जेस्चर बना के हमारे 20 वोकाई को नॉकड आउट कर दिया है। और वो जो जेस्चर ये मॉन्क कर रहे हैं ना, उसका नाम सो कॉल्ड मार्शल आर्ट है। जिस बात को सुन के, ये मार्शल आर्ट सुन के
अपने नाइनटेल फॉक्स को थोड़ा सा ही बस इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब हम लोग को नाइटर बताता है कि अभी के समय में ह्यूमन रैम और वोकाई रैम का बेरियर ना के बराबरी समझो, इसलिए डबल क्रॉसिंग वोकाई ह्यूमन रैम में जाके तबाही वगैरह मचाते हैं। इसका मतलब उसी तरह ह्यूमंस भी इनके वोकाई रैम में आ सकता है। लेकिन अब इसको छोड़ के अपना नाइनटेल फॉक्स इस मंक को कहता है कि मेरा यार सर दुख रहा है मेरे अपने वोकाई रैम के प्रॉब्लम्स को देख के, ऊपर से तू आ गया है। अच्छा सुन लोली मंक, तेरा शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो वोकाई तेरे ह्यूमन रैम में जाके दवाई वगैरह मचाए ना, उसको पकड़, क्या करना है कर, वो सब कुछ तेरे ऊपर है, मेरे को मत बता, मैं जा रहा हूँ। तब इस तरह की एटीट्यूड देख के अपना मंक चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने तेरे जैसा गैर जिम्मेदार बंदे को आज तक नहीं देखा है। चल तो ठीक है, जैसे कि तूने कहा मैं वो जो ट्रेवल क्रॉसिंग वोकाई है उसे पकड़ूं तो मैं तेरे को पकड़ूंगा। लेकिन अब इस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स इस बात को सुन के कि वो गैर जिम्मेदार है, यह अपने मन में सोचता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार है, बल्कि ये चीज उसके इतना बीनीत है ना, उसने मतलब इस घटना को धूल जितना भी नोटिस नहीं किया है। लेकिन उस तरह बाहर अपने इस मंक ने अपने नाइनटेल फॉक्स के ऊपर हमला कर दिया है, जिसका अपना नाइनटेल फॉक्स ना चक भी ऐसे ही बस डॉज कर लिया कैजुअली। तो यहाँ वो डॉज करते मन में सोचता है कि इस बंदे का फिजिकल पावर, क्विक मूवमेंट कई हद तक एवरेज योकाई जितना है, तो के पावर वो सो कॉल मार्शल आर्ट की वजह से आया है। लेकिन अब इस तरफ ये मंक अपना बाजरा पाम कह लो या जो कह लो पाम अटैक करता है, जिसको यार अपने नाइनटेल फॉक्स ने उसके 9 के 9 टेल फॉक्स से ही बस मतलब वहीं पे खड़े खड़े डिफेंड कर लिया। इसके बाद अपना नाइनटेल फॉक्स इस बंदे के छाती में बस एक जोर का धक्का मारता है, और धक्का मारते अपने मन में सोचता है कि यह बंदा श्योरली ह्यूमन रैम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। लेकिन यार मेरे सामने ये बंदा तो चींटी जैसा है। लेकिन उस तरफ बाहर अपने नाइनटेल फॉक्स का बस एक धीरे से पूसीना इस बंदे को अधमरा कर देता है, जिस चीज को देख के अपना नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था बिना मरे किसी के अटैक करना इतना ज्यादा हार्ड होगा। तो अब अपने मंक वहीं पे मतलब बेहोश हो गया है। तो अपने नाइनटेल फॉक्स का वो 5 फॉक्स वाला बंदा कहता है मास्टर क्या मैं इसको निपटा दूं, ये वैसे भी बेहोश हो गया है। जिसके जवाब में अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि यार एक चींटी को मार के मेरे को क्या मिलेगा। तो इसी तरह अपने नाइनटेल फॉक्स ने इस मंक की जान बख्श के ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था। लेकिन यहाँ क्या 15 दिन भी नहीं बीते, ये मंक उसके साथ एक और बंदे को लाके उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाला है। तब जैसे कि दिख रहे हो पीछे अपना मंक है, सामने अपना इंग और यांग वाला मास्टर है, जो कि लगातार अपने नाइनटेल फॉक्स के ऊपर हमला करता है मार्शल आर्ट की मदद से। जिसकर अपने नाइनटेल फॉक्स ने बिल्कुल उसी तरह वहीं पे खड़े खड़े अपने बस पूंछ की मदद से डॉज करते मन में बस यही चीज सोच रहा है, अगर मैं इस बार भी ना इन 2 बंदे की जान बख्श दूं तभी 2 बंदे अपने ह्यूमन रैम से और ज्यादा बंदे लाएंगे उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो वो चीज अपने नाइनटेल फॉक्स को जरा सा भी पसंद नहीं आएगा। तो वह क्या करता है कि इन दोनों को ही एक साथ अपनी 2 पूंछ से पकड़ के ही निपटा देता है। तो निपटाने के बाद आखिरी शब्द में यही बस कहता है कि यार कम से कम अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को जरा कंसिडर करके फाइटिंग शुरू करना चाहिए ना। तो ये बोल के अपना नाइनटेल फॉक्स पीछे मुड़ के जाने लगता है। लेकिन तभी क्या उसके पीछे से यह बंदी अपने बिग ब्रदर को उठाने की कोशिश करता है, जिस चीज को अपने वोकाई देख के मन में सोचता है कि वो सच में एक प्रीटी कोल्ड ब्लडेड वोकाई है। लेकिन फिर भी जब अपना नाइनटेल फॉक्स बस ये बंदी जो कि मतलब मुर्गे की तरह लग रहा है, इसका मतलब रोते हुए देख के उससे यहाँ पे बुरा लगता है। तब यहाँ से सीन सब के हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ की ये बंदी उन 2 बंदे के कपड़े जहाँ है वहीं पे बस बैठे हुए है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। जिस चीज के बारे में अपना नाइनटेल फॉक्स उसके एडवाइजर से पूछता है, जिसके जवाब में उसका एडवाइजर कहता है कि यह बंदी अपनी पूरी जिंदगी जिया है इंटायरली अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंड करके। तो जब अब इसका ब्रदर मर गया है ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है उसके ब्रदर का दुश्मन का नंबर कुछ ज्यादा ही है, इसलिए बंदी अपने ह्यूमन रैम में जा ही नहीं रहा है। वैसे भी वो अगर वहां पे जाएगा तब वो टॉर्चर होके मरेगा, लेकिन यहाँ वोकाई रैम में अगर वो रहेगा तब उसका कोई ना कोई शिकार कर लेगा। जिस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स मुंह बनाते हुए कहता है कि इसका शायद भूख से मरना सबसे जल्दी मरना होगा, है ना। लेकिन अब ये बात बोलने के साथ ही साथ हम लोग को देखे जाते हैं अपना नाइनटेल फॉक्स ह्यूमन रैम से इस बंदी के लिए खाना लाया है। जिस खाने को देते हुए अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उसे अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ताकि इसके डेड ब्रदर मरने वाले की दुनिया में आसानी से जा पाए बिना किसी फिक्र के। ये बोलने के बाद अपना नाइनटेल फॉक्स मन में सोचता है कि अगर इस बंदी के लिए जहाँ भी जाए
मरना तय है तो क्यों ना वो इस बंदी को अपनी साइड रख ले। जिस इंटेंशन को ये बंदी भी काफी आसानी से समझ गया, क्योंकि यार समझने का रीजन है, जबकि उसके ब्रदर का इतने सारे दुश्मन है और वो इंटायरली डिपेंडेंट है उसके ब्रदर के साथ, तो इसके दिमाग में है कि किसी न किसी दिन उसके ब्रदर को कोई न कोई एक दुश्मन मार देगा और साथ साथ उसको भी। जिसकी जगह यह रोकाई उसे जिंदा रहने के लिए कह रहा है, अच्छे से रहने के लिए कह रहा है, तो शायद इस वजह से यह बंदी इस रोकाई रैम में काफी अच्छे से खुल मिल के यही का एक रेजिडेंट बन गया है। जो चीज अपना नाइनटेल फॉक्स दूर से दिन बाई दिन देख के कि बंदी किस तरह एडेप्ट कर रहा है, उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला, जिस सुकून को वो ऐसा होकाई ऐसा पूरा होकाई रंग का किंग बन के भी अचीव नहीं कर पाया, वैसे तरह के एक शांति एक सुकून उसको मिला। तो यार जैसे कि दिख रहा है अपना नाइनटेल फॉक्स अरेसक पहली बार एक जेंटल सा स्माइल देता है, लेकिन इसी सीन के बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है इस बंदी को किसी ने क्रूसीफाई स्लैश विच हंटिंग कर दिया है। जैसे कि मतलब दिख रहे हो इस बंदी को किस तरह लकड़ी से भाले की मदद से मार के टांग दिया गया है और नीचे आग भी लगा दिया गया है। इसके बाद अगली सीन में देखा जाता है वो जेंटल सा स्माइल किस तरह कभी भी फटने वाले ज्वालामुखी बन गया है। तब इस सीन के बाद हम इस एडवाइजर को देखा जाता है जो कि नील डाउन करके रोते हुए कहता है कि उसने उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दिया है, उसे उन बंदूकों पर नजर रखना चाहिए था जो लोग इसे ट्रिब्यूट देने आते, लेकिन अब का फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसे कि मतलब देख रहे हो अपना नाइनटेल फॉक्स पूरे सीरियस है और इसके सामने ये बंदी मरा पड़ा हुआ है, जिसको देख के अपना नाइनटेल फॉक्स मन में सोचता है कि वो इस बंदी से प्यार करता है। तो यार जो अजीब सा सुकून अपने नाइनटेल फॉक्स को दिल में मिला था ना, वो एक्चुअली उसका प्यार था, जिसको उसकी वोकाई लोगों ने बस मतलब बिना किसी वजह के मार दिया। इसलिए अपना नाइनटेल फॉक्स अभी इस बंदे के पास आता है जिसने की ये कांड किया है, क्योंकि ये बताता है कि वो इस काम को इसलिए किया है क्योंकि उसे ये काम को करने के लिए बताया गया है। इसके बाद अपने नाइनटेल फॉक्स ने उन बंदों को भी मार दिया जो कि ये जानता था कि कुछ बंदे उस ह्यूमन गर्ल को मारने वाला है। तो जैसे मतलब दिख रहे हो ये वाला बंदा भागते हुए कहता है कि मुझे लगा वो लोग गुड पर्सन है जो कि क्लेम कर रहे थे उस ह्यूमन गर्ल के ब्रदर को वो लोग जिंदा करेंगे। इसके बाद उसने उन बंदों को भी मार दिया जो लोग स्लाइटली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस कांड में। तब इन बंदों को मारने के बाद अपने नाइनटेल फॉक्स ने उन बंदों को भी मार दिया जो लोग बोल्ड और फियरलेस थे, यानी कि ये पीक वाला बंदा जो कि अपने नाइनटेल फॉक्स को कहता है कि तू हरामजादे नाइनटेल फॉक्स के बच्चे जो कि एक ह्यूमन गर्ल को अपने साथ रखता है वो वोकाई रैम का किंग बनने के लायक ही नहीं है। तो यार ये पीक वाला बंदा ना बोल्ड और फियरलेस नहीं है बल्कि साला बेवकूफ है, जिसका भी अपने नाइनटेल फॉक्स ने निपटा दिया। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो वो इन सारे बंदे के सारे रिलेटिव्स को भी निपटा दिए, इवन इन बंदों को जानने वाले भी। तो जैसा कि दिख रहा है अपने नाइनटेल फॉक्स ने अपने योकाई लोगों के इतने ज्यादा मैसेकर कर दिए, इनका पूरा योकाई रैम खून से धुल गया। तब इसके बाद आखिर में अपना नाइनटेल फॉक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने सोचा था जब वो इन सारे इन्वॉल्वमेंट्स बंदे को मार देगा ना तब उसके दिल में जो चुप रहा है ये थोड़ा सा शांत होगा, लेकिन ये शांत होने की बजाय ये दिल वैसे का वैसे धड़क रहा है और वैसे का वैसे ही हर्ट भी कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि वो इस तरह से जी के उसको अपने ऊपर ही घिन आ रहा है। तो जब ये बात बोलता है ना तो वहीं पे पड़े हुए खून के तालाब में ये लोटस उग के खिल जाता है, जिसमें से आवाज आता है कि एक बचपना है तेरे जैसे जो सेलेस्टियल बीइंग है उसका इस तरह के हरकतें करना। तेरा जैसा कि सुना अपने नाइनटेल फॉक्स एक सेलेस्टियल बीइंग है जो कि इस लोटस को कहता है कि वो अगर इसके हरकतों को रोकने के लिए आया है ना तो उसको काफी देर हो गया है क्योंकि वो अब किसी की जान नहीं लेने वाला है, तो मेरे नजरों के सामने से निकल जा। तब इस बात को सुन के वो लोटस काफी जोर से चमकने लगता है, जिसके बाद ही अपना नाइनटेल फॉक्स इस जगह पर पहुंच गया है। तेरो जैसा कि दिख रहे हो ये अपना बुद्धा है। तब अनएक्सपेक्टेडली उसको देख के एक प्रेजेंस पीटी खा के उसको हेल्प करने के लिए आया है। तो ये जो बुद्ध है ना हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक ऐसा एक्सिस्टेंट है जो कि जिंदाओं की मदद करता है उनके अपने पाथ से ना खोके फिरते प्लेस पे रोल में एक मंजिल में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये है टाटहार्ट, जिसका यार यहाँ पे टाटहार्ट ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ जब मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ तो यार मैं इसको बुद्धा ही कहूंगा, ठीक है ना। तो अपना बुद्धा अपने नाइनटेल फॉक्स को कहता है कि क्या वो अपने नाइनटेल फॉक्स एज अ वोकाई इस आइडेंटिटी को छोड़ के ह्यूमन बनना चाहेगा।
जिस बात को पहली बार सुन के अपने योकाई कुछ समझ में नहीं आता कि यार इंसानी जिंदगी। लेकिन जब अपना नाइनटेल फॉक्स ठीक से सोचता है उसके ये योकाई का बेकार का जिंदगी से अच्छा किसी ह्यूमन जिंदगी क्या अच्छा होगा, जिसका जवाब लेने से पहले उसके पास एक सवाल आता है कि क्या मतलब कोई फर्क पड़ता है। वो वैसे भी योकाई की जिंदगी से थक गया है, तो यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स ने अपने बुद्धा का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिसलिए वो बाहर कहता है कि यह चीज काफी अच्छा होगा वो खुद को खुद ही मान ले, इससे अच्छा इंसान बनकर मरे। तो अपने नाइनटेल फॉक्स चिल्ला चिल्ला के बुद्धा को कहता है कि उसे वो एक इंसान बना दे, जो कि यार अपना बुद्धा भी में नहीं करने वाला है, क्योंकि उस तरफ अपना बुद्धा कहता है कि अपने नाइनटेल फॉक्स को पूरे 1000 सालों तक बिना किसी इविल काम करे जीना पड़ेगा और उसे अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करना पड़ेगा, जिस डील को अपने नाइनटेल फॉक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग को अगली सीन में दिखाया जाता है अपना नाइनटेल फॉक्स ये शायद किसी जायंट बड़े वाले गुफा के अंदर जा रहा है। इसी के साथ साथ हमें नरेटर बताता है कि अपने नाइनटेल फॉक्स जैसे योकाई लोग एक कंप्लीट इमोर्टल होते हैं। इसका मतलब ये भी है इनके लिए वक्त सिर्फ एक क्लाउड की तरह है जो कि अनंतर काल तक चेंज होता रहता है। तो यार ये कंप्लीट इमोर्टल शब्द के ऊपर मत जाना, क्यों यार जैसे कि देखा तुम लोगों ने कि अपने नाइनटेल फॉक्स ने योकाई लोगों का किस तरह मैसेकर बिछा दिया है। इसका मतलब योकाई लोगों का अगर मारा जाए तब वो मर जाएगा, लेकिन योकाई लोग कभी भी उम्र की वजह से नहीं मरेंगे। तो अब यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स इस मिट्टी से बने डोल को यहाँ रखते सोचता है कि 1000 साल कोई कम वक्त नहीं है जिसको सिर्फ साल गिन के बिता देगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अच्छे डीड को कलेक्ट करेगा और ये से डॉल उसका 1 साल बीतने का सिंबल है, या कह लो अच्छे डीड इकट्ठे करने का सिंबल है। तो यहाँ यारो स्टोरी से हटके तुम यारों में से जो कोई भी किंग वुकांग मंकी किंग की स्टोरी के बारे में सुना है ना, ये स्टोरी कुछ हद तक उससे रिसेंबल करता है, ये कह लो उससे इंस्पायर है। तो यहाँ स्टोरी में अपने नाइनटेल फॉक्स के सोच और टाइम पासिंग को दिखाया जाता है, जहाँ की यार अपने नाइनटेल फॉक्स को पूरे 1000 सालों के लिए सफर करना पड़ेगा वैसे ऐसी ह्यूमन जिंदगी पाने के लिए जो कि बस सिर्फ 100 साल ही रहेगा। मतलब यार यहाँ एवरेज ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 70 या 80 से कम नहीं होते, सिवाय कुछ मल्टी बिलियनियर के जो कि यार पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है। तुम लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा, मतलब बचपन में किसी बुढ़े बिलियनियर का पिक्चर देखा होगा जो कि अभी तक मरा नहीं है, वही कोई बुढ़ा बिलियनियर ही है और साला सेम दिखता है। तो यार स्टोरी में आते तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स बताता है इन 1000 सालों के बीच में जब चीजें सच में हार्ड हो जाता था ना, तब वो हमेशा उस बुद्धे से किया हुआ बीट को याद करता था, जहाँ की यार फॉर्चुनेटली अपना नाइनटेल फॉक्स अपना पेशेंस नहीं खोया था। इस वजह से आंखों के सामने ये 1000 साल बीत गया। इसके बाद ही हम लोग को फिर से वही वाला सीन दिखाया जाता है जिस तरह के सीन में पहली बार अपना बुद्धा अपियर हुआ था, लेकिन इस बार अपना बुद्धा अपियर होके अपने नाइनटेल फॉक्स को कहता है कि उसने अपने बात को रखा और ये 1000 साल सच में किसी भी बिना इविल डीड के जिया। इसी के साथ साथ उसने गुड मेरिट को भी कलेक्ट किया, जिसमें से सबसे वैल्यूएबल डीड के बारे में कहा जाए तो अपने नाइनटेल फॉक्स ने सिंगल हैंडेडली पूरे 1000 सालों तक योकाई रैम और ह्यूमन रैम के बंदों को कोई भी इविल काम करने से रोका। तब इस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स हंसते कहता है कि यार तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने कर दिखाया है ना। तब इस बात को सुन के अपना बुद्धा अपने नाइनटेल फॉक्स से वो चीज मांगता है जो चीज ह्यूमंस के पास नहीं होता है, जो कि है एज अ फॉक्स उसके पास फॉक्स बीड है, जो शायद मैं अजीम कर ले रहा हूँ कि हर एक योकाई को ये योकाई बीड नहीं मिलता है या अचीव करना पड़ता है इस तरह ओकाई बीड को, जिसके बारे में स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। तो अब अपना नाइनटेल फॉक्स उसके फॉक्स बीड को अपने पेट से होती है मुंह से बाहर निकल के अपने बुद्धा को देते हुए कहता है कि ये बीड उसने ये पूरे 1000 सालों तक ट्रेन करके हार्ड वर्क करके गुड मेरिट को इकट्ठा करके ट्रेन करके जो बनाया है ना, इसे ऐसे ही बस इस तरह दे देना काफी सेम की बात है। जिस वक्त सुन के अपना बुद्धा नाइनटेल फॉक्स से पूछता है क्या वो इस डिसीजन को रिग्रेट तो नहीं करेगा। यार यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल छूट गया, जो कि यार अपने नाइनटेल फॉक्स ने ना इस बुद्धा को एक सेलेस्टियल कहा है, जो कि यार अपना नाइनटेल फॉक्स भी एक सेलेस्टियल ही तो है, जिसका मैं अपना बुद्धा पहली बार अपियर होते कहा था ना कि एक सेलेस्टियल चाइल्ड का इस तरह के हरकतें करना शर्मनाक चीज है। तो ये सेलेस्टियल के चक्कर है स्टोरी में आगे जगह पता चलेगा। लेकिन अभी अपना नाइनटेल फॉक्स उस बात का जवाब देता है कि अपना नाइनटेल फॉक्स रिग्रेट नहीं करेगा इस डिसीजन को। तो अपना नाइनटेल फॉक्स ये जवाब देता है कि वो एसोल नहीं है जो कि अपने खुद के डिसीजन का ब्लेम किसी और के कंधे में चढ़ाए। जिस बात को सुन के अपना बुद्धा अमिताभा कहते हुए वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है
यानी कि वो कैसे ह्यूमन बने का काम, जो कि अपना नाइन टेल फॉक्स ह्यूमन बनते हुए मन में सोचता है कि जब वो कई था तब उसके दीने एंडलेस लग रहे थे, लेकिन अभी उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो सारे साले लाइट सा हो रहा है, हल्का सा हो रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग को दिखाया जाता है लोटस का एक पंखुड़िया जो कि ह्यूमन रेम में अपियर होने के बाद ट्रैवल करते हुए इस बंदे के फोरहेड में घुस जाता है, जिसके बीच अपना नाइन टेल फॉक्स सोचता है कि वो फाइनली बुद्धा की मदद से एक ह्यूमन बन गया है अब, तो ये उसकी एक नई शुरुआत हो रहा है। तब यहाँ से सेंसेप्ट के हम इस बंदी को दिखाया जाता है जो कि अपने यंग लॉर्ड के रूम के अंदर जाते सोचता है कि इसका यंग लॉर्ड का उम्र सिर्फ 15 ही है। इसके बावजूद की वेरी फेमस डिफरेंट हाउसेस से डिफरेंट मेडिसिन, जो मेडिसिन भी फेमस है, उनके इस्तेमाल से भी यंग लॉर्ड का हेल्थ ठीक होते हुए दिख नहीं रहा है। ये तो ऐसा है हेवन भी यंग लॉर्ड को बस चुपचाप देख रहा है। लेकिन अभी ये सारे बातें सोचते हुए जब वो अपने यंग लीडर के रूम के अंदर आता है तब के देखता है उसका यंग लीडर अंधेरे में ही उठ के वहीं पे बैठे हुए देख रहा है उसकी तरह भी, जिस चीज को देख के ये मेट एकदम मतलब डर जाता है। जिसका यहाँ से सेंसेप्ट होता है और हमें इस यंग लॉर्ड के फादर को दिखाया जाता है जिसका बस न्यूज आ गया है कि इसका सन का होश आ गया है। तो ये बंदा जो कि ये गुड न्यूज को लाया था, इसके अलावा ये बंदा आगे कहता है कि यंग लॉर्ड का हेल्थ उठने के बाद पहले से काफी अच्छा बन चुका है, क्योंकि वो ना बल्कि बिस्तर से उठा है बल्कि वो तो पहले बात भी जो कर नहीं पाता था अब बात भी कर रहा है। जिस वक्त सुन के यंग लॉर्ड का फादर बड़ी खुश हो जाता है। वो बोलता है सारे काम छोड़ो, पहले मैं मेरे सन को देखने जा रहा हूँ। लेकिन अब इस तरफ हमारे यंग लॉर्ड की तरफ आते जो कि चलते अपने मन में सोचता है कि वो क्या था, मैंने शायद किसी वुमेन का चिल्लाने की आवाज सुना। ये बोलती है चल के जब वो मिरर के सामने जाता है तब वो खुद को देख के चिल्लाने लगता है। तो यार इस पॉइंट पे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये यंग लॉर्ड अपना नाइन टेल फॉक्स है जो कि री इनकारनेट हुआ है। तो अब यहाँ आपसे ना मैं इस यंग लॉर्ड को नाइन टेल फॉक्स कहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपना नाइन टेल फॉक्स खुद को मिरर में इस तरह देख के सोचता है कि री इनकारनेशन में आपको न्यू बोर्न बेबी बना नहीं देता है, तो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जिसके बारे में अपना नाइन टेल फॉक्स इससे पहले कुछ सोच पाता उससे इस ओरिजिनल बंदे की मेमोरी दिखने लगता है, जिसमें हम लोगों को पता चलता है ये जो ओरिजिनल बंदा था जिसका ये बॉडी था उसका फादर एक ह्यूज मर्चेंट कंपनी का लॉर्ड है जिसका वो ओल्डेस्ट सन है। तो ये जो मर्चेंट कंपनी है इसका नाम उसी डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम चन्हा जहांगे, और इस ओरिजिनल बॉडी का ओनर का नाम हा उन हा है, जो कि आपको याद होगा तो अपने नाइन टेल फॉक्स का भी यही नाम है, यही सेम नाम है। तो अब ये जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर है वो जन्म से ही एक कमजोर बंदा है फिजिकली और मेंटली भी। इसकी वजह से 1 साल पहले जब उसका मदर मर गया तो उसको इतना ज्यादा बड़ा शौक लगा, वो मतलब कुछ भी खाना पीना एकदम ही छोड़ दिए, जिसकी वजह से उसे क्रॉनिक इलनेस भी लग गया और उसी इलनेस से सफर करते वो आज मर भी गया है। तो यार इस चीज को रियलाइज करके अपना नाइन टेल फॉक्स मन में सोचता है कि वो कभी योकाई रियम का किंग हुआ करता, जिसके यार एक ऐसे बंदे के सेल बॉडी में डाला गया है जिसने ना बल्कि बीमारी से मरा है बल्कि वो अपनी जिंदगी को भी एकदम ही कमजोरी से लीड किया है। तो ये चीज सोचने के बाद अपना नाइन टेल फॉक्स गुस्सा करने लगता है और अपने बुद्धा का नाम लेके चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और मतलब वो चिल्ला भी नहीं पाता यहाँ पे। तो यारो यहाँ अपना नाइन टेल फॉक्स अपने बुद्धा को कर्ज तो नहीं कर पाता, इसलिए वो इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को कर्ज करने लगता है कि साले तेरे को मरना ही था तो मर जाता ना, ऐसे क्यों अपने बॉडी को इतने कमजोर हालत में ला लिया, ऐसे क्यों अपने शरीर को इतने कमजोर पॉइंट में ला दिया कि अभी उससे उठ के चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन अब सारे कांड हो जाने के बाद यहाँ अपने नाइन टेल फॉक्स के दिमाग में आता है कि उसे डील करने से पहले कंडीशन को सेट कर देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। इसलिए अपने बुद्धा ने यह मरे से बॉडी में उसको डाल दिया। यही पे उसे याद आता है कि अपने बुद्धा ने कहा था कि वो अपनी इस डिसीजन को रिग्रेट तो नहीं करेगा, जिसके बारे में यार सोच के आप बुद्धि आने पे कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अपना नाइन टेल फॉक्स आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, जिसमें यार अभी ये बॉडी उसका बन गया है, इस बॉडी को ताकतवर बनने का जिम्मेदारी उसका है। तो अपना नाइन टेल फॉक्स किसी नेचुरल काट का इस्तेमाल करके इस बॉडी को ताकतवर बनाने वाला है। लेकिन यार यहाँ एक दिक्कत आ जाता है और वो ये है अपने नाइन टेल फॉक्स को भूख लग जाता है, तो वो इधर उधर खाना ढूंढ रहा है, जिसमें देख रहे हो वो ड्रॉयर खोल के खाना ढूंढ रहा है। लेकिन अभी इसी मोमेंट में अपने नाइन टेल फॉक्स का दरवाजा खोल के उसका फादर आता है, जो मतलब विजिबली खुश दिख रहा है
कि उसका सन इतने दिनों के बाद अपने खुद के पैरों के बल खड़ा हुआ है। तो मतलब एक फादर पहले तो अपने सन को हक करता है, उसके बाद कहता है उसका भी हालत कैसा है। जिस चीज को देख के अपने नाइनटेल फॉक्स को एक मेमोरी दिखता है जिसमें बचपन में उसके फादर चलते वक्त उसे कहा है कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, हमें मूव करते रहना चाहिए, हम लेट हो जाने के बावजूद भी। इस मेमोरी से अपने नाइनटेल फॉक्स को पता चला कि ये आदमी उस फादर है। तो फादर कहता है और यारो ख्याल रखना, अपना नाइनटेल फॉक्स कई सारे हजार शायद सेंचुरियों पुराना एक वोकाई है जिसने फादर सब शायद ही बोला होगा। लेकिन उस तरफ अपने फादर खुशी से रोने लगता है कि उसके सन ने आज उठ के अपने बल पे खड़ा होके उसे फादर कहा है, उसे रिकॉग्नाइज किया है। वो मतलब अपने बारे में और भी ज्यादा बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्या अपने नाइनटेल फॉक्स के पेट से कुरकुर की आवाज आने लगता है। इसका मतलब उसे भूख लगी है। जिस चीज को रियलाइज करके अपने फादर इस मीट को जल्दी से जल्दी खाना लाने के लिए बोलता है। तब यहाँ से इंस्पेक्टर के हमें खाने के टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अपने नाइनटेल फॉक्स के सामने ह्यूमन लोगों का खाना रख दिया गया है, जो कि यार एक पोर्टेज है क्योंकि उस तरह अपना नाइनटेल फॉक्स का बॉडी कई दिनों से बीमार था। तो इस कंडीशन में पोर्टेज सबसे अच्छा फूड होता है। जिस चीज को देखते हुए अपना नाइनटेल फॉक्स मन में सोचता है कि जब वोकाई था तब बस क्यूरियोसिटी की वजह से उसने ह्यूमन लोगों का फूड ट्राई किया था, जो कि यार यह ह्यूमन लोगों का फूड कुछ ज्यादा ही बिटर था, इसलिए उसका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही बुरा है ह्यूमन फूड से खास करके। लेकिन अभी जबकि वो ह्यूमन है तब उसे इस तरह के फूड से यूज्ड होना पड़ेगा। ये सोच के जब अपना नाइनटेल फॉक्स पहली बाइट लेता है ना, तभी उसको जोरदार झटका लगता है क्योंकि ये पोरेज अनसीजन्ड अनसॉल्टेड होने के बावजूद भी अपने नाइनटेल फॉक्स को डिलीशियस लगा। लेकिन अब उस झटके को देख के उसका फादर मतलब पूछने लगता है क्या वो सीखे। लेकिन इस तरह अपना नाइनटेल फॉक्स पूछता है कि ये किस तरह के खाना है, इस खाने का नाम क्या है। जिसका जवाब में वो मेट कहता है कि ये अनसॉल्टेड अनसीजन्ड वेजिटेबल और मीट से बना हुआ एक पोरेज है। जिस वक्त सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स को कोई ख्याल ही नहीं है। वो कहता है डिलीशियस यार, मुझे और ये खाना चाहिए। ये बोल के अपना नाइनटेल फॉक्स जंगलियों की तरह टूट पड़ता है इस खाने के ऊपर। तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स ह्यूमन लोग का ह्यूमन शरीर से खाने के बाद उसे पता चल गया कि ह्यूमन लोग का फूड सच में कुछ ज्यादा डिलीशियस टेस्ट करता है। तो वो कह सकता है कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पूरा पॉइंट नहीं होता है। लेकिन अब इसके बाद सिंसेप्ट होता है अपने फादर अपने सन के होश आने की खुशी में बाजार में लोगों को ये खुशखबरी जनाता है जिसका नॉइस इस बंदे के पास आ रहा था। तो अपने मेट से पूछता है कि ये नॉइस क्यों हो रहा है बाहर। जिसके जवाब में मेट कहता है कि यंग लॉर्ड अपने होश में आ गए हैं और वो अपने बेड से भी उठ गए हैं। जो कि यार कोई बंदा नहीं था, अपनी किताब पढ़ा था ना। तो वो अपनी किताब को फेंकते हुए कहता है कि सच में मेरा फादर को होश गया है। तो यह बंदी अपने नाइनटेल फॉक्स का अभी एक सिस्टर है। तब इस सिस्टर के सीन के बाद हम लोग को सीधा 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ के अपना नाइनटेल फॉक्स उठने के बाद ही उसके अगले ही दिन से इस तरह जिसका मतलब दिख रहे हो दौड़ना शुरू कर दिया है। जिस चीज को ये सारे सर्वेंट देख के आपस में बात करने लगता है, टिप्पणी करने लगता है कि जब से ये यंग लीडर उठा है ना, उस दिन के बाद से वो इस तरह दौड़ना शुरू कर दिया है मानो को उसे कोई पोजेस किया है। जिस बात को सुन के इस तरह ये एक और सर्वेंट कहता है कि उसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने यंग लॉर्ड अपने होश में आने के बाद के दिन से ही सिर्फ लॉर्ड के साथ खाते वक्त ही ये बंदा कहीं पे बैठता है, वरना पूरा दिन इस तरह वो इधर उधर दौड़ रहा है बस। इसके अलावा वियर्ड चीज तो ये है, ये यंग लीडर उस कोर्टयार्ड के बेंच में बैठ के सिर्फ बैठे ही रहते जैसे कि वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट कुछ सोच रहा है। जिस बात को सुनकर ये वाला सर्वेंट कहता है कि यंग लॉर्ड का अपना ही कोई थॉट होगा। जिस बात को काट के फिर से वही वाला सर्वेंट कहता है कि यार तो थॉट के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। ये यंग लॉर्ड जिस 1000 क्लासिक को मेमोराइज करने में 1 साल लगा दिया, उसको मेमोराइज करने के लिए और किसी बंदे को 1 महीने से कम का समय लगता है। जिस बात को सुन के कोई बंदा कहता है ये यंग लॉर्ड ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका अपना कोई थॉट है, बल्कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उठने के बाद मूड ऑन बन गया है। क्यों है ना, तू यही बताना चाहता है ना? जरा शर्म कर ले, जिसके बारे में तू इस तरह पीठ पीछे बात कर रहा है ना, उसका बाप के धंधे के बिना तुम लोग अपना लिविंग एक्सपेंस भी ठीक से बना नहीं पाओगे। तो ये जो बात बोला ना, इस बंदे का नाम है मिस्टर जग। तो जिससे दिख रहा है ये बंदा कोई हायर पोजीशन को होल्ड करता है, जिसने कि इन सर्वेंट को अच्छे से डांट देने के बाद बाहर अपने नाइनटेल फॉक्स को इस तरह दौड़ते हुए कोशिश करते हुए देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। लेकिन अब उस तरफ अपने नाइनटेल फॉक्स की तरफ आते हैं, जो कि यार यहाँ वो इस आउट हॉल में बेंच में बैठ के चुपचाप अपने योकाई दिनों के बात को नहीं सोच रहा है। वो यार यहाँ पे नेचर के नेचुरल चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स सोच रहा है कि उसे साला लगभग 2 हफ्ता हो गया है इस चीज को करते हुए, लेकिन यहाँ उसे ये नेचुरल चीज मिल ही नहीं पा रहा है।
क्योंकि ह्यूमंस के बनाए हैं आसपास के बैरियर की वजह से, जो मतलब एक घर या दीवारें दिख रहे हो ना, ये चीजें नेचर का नेचुरल ची को अंदर आने ही नहीं दे रहा है। तो मतलब यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स को दिखाया जाता है, वो एक बार कोशिश किया था कि मतलब वो बाहर जाके जंगल में इस नेचर के नेचुरल ची को ऑब्जर्व करे, लेकिन यार अभी अपना नाइनटेल फॉक्स एक सिख बंदा है, उसके ऊपर से उसके फादर का ऑर्डर आया है कि अपने नाइनटेल फॉक्स को बाहर किसी भी कीमत में जाने नहीं दिया जाएगा। ये एक और रीजन है, ये गार्ड्स लोग अपने नाइनटेल फॉक्स के किसी भी बात को नहीं सुनता, इसलिए उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहता, उसे खुला आउटर कोर्ट में आना पड़ा। जो थोड़ा बहुत नेचुरल ची यहाँ पे आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ जिसके दिख रहा है अपना नाइनटेल फॉक्स इस मेडिटेशन के थ्रू नेचुरल ची को ऑब्जर्व करके कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन तभी क्या, वो जब अपने आंखें खोलता है तब उसके सामने उसका लिटिल सिस्टर आ गया है, जो कहता है बड़े भैया आप ये क्या कर रहे हो। जिस चीज को देख के और सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, अरे धत ये भी यहाँ आ गया। तब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की लिटिल सिस्टर रोती है, अपने फादर को कहता है कि फादर आपने ये हैप्पी न्यूज मुझे पहले नहीं सुनाया, आपके मुझसे प्यार नहीं करते, आपके चाह रहे थे मुझे बिग ब्रदर के उठने के बारे में न्यूज ही ना मिले। तब इस बात को सुनकर वो फादर भी क्या कहेगा, वो कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम जानते हो मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उस तरफ ये लिटिल सिस्टर अपने नाइनटेल फॉक्स को पकड़ के हक करके रोने लगता है कि उसे फाइनली होश आ गया है, वो सच में खुश है। तभी फ्लैशबैक से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जाके अपने नाइनटेल फॉक्स इस छोटी बहन को सोमी कह के पुकारता है और अपने मन में सोचता है ये हा सोमी जो कि है इस ओरिजिनल बॉडी का यंगर लविंग सिस्टर। यार जिस दिन अपने नाइनटेल फॉक्स को होश आया था तभी लिटिल सिस्टर का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद से जब भी इस लिटिल सिस्टर को किसी भी तरह से टाइम मिलता है वो तुरंत ही अपने नाइनटेल फॉक्स से मिलने आ जाता है। इस वजह से ये कह सकते हो ये लिटिल सिस्टर भी एक कॉज है जो कि इसे प्रिवेंट कर रहा है नेचुरल चीज को ऑब्जर्व करने में। लेकिन अब इस तरफ अपने लिटिल सिस्टर अपने नाइनटेल फॉक्स के लिए ये बिस्कुट जैसे देखने वाले चीज को लाया है, जिस चीज को देख के अपने नाइनटेल फॉक्स पूछता है कि ये क्या है, जिसके जवाब में सोमी कहता है कि सर्वेंट्स लोग इसे मार्केट से लाके मुझे दिया है, तो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खाएंगे। तो ये बार अपना नाइनटेल फॉक्स इस चीज को मना थोड़ी करेगा, तो वो खाते ही अपने मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स वो अपनी छोटी बहन सोमी को माफ कर देगा अगर वो ऐसे ही आते वक्त कुछ न कुछ उसके लिए खाने के लिए ले आए। तो तब यहाँ जब पहली बार अगर नाइनटेल फॉक्स इस चीज को खाता है ना, उसे मतलब बेहद ही डिलीशियस लगता है, तो वो तुरंत ही अपनी सोमी के हाथ से सारे के सारे बिस्कुट को खाने लगता है। जिस चीज को देख के अपना सोमी कहता है कि बिग ब्रदर आप उठने के बाद ना चेंज हो गए हैं, आपको ये वाला बिस्कुट जरा सा भी पसंद नहीं आता था क्योंकि ये बिस्कुट कुछ ज्यादा स्वीट है। तब इस बात को सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स को झटका लगता है, लेकिन वो खुद को शांत करके अपनी सोमी को जवाब देता है कि अब से ना वो उसके बिग ब्रदर का और भी बेहद सारे साइड को देखेगा जो साइड इससे पहले उसने अपने बिग ब्रदर के देखा नहीं होगा। ये बोलते हुए अपना नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि वो सिर्फ बाहर से उसके बिग ब्रदर की तरह दिखता है, लेकिन उस तरफ अपना सोमी कहता है कि बिग ब्रदर मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा, चाहे आप आपका कैसा भी साइड मेरे सामने शो करे, लेकिन बिग ब्रदर आप प्रॉमिस कीजिए आप दोबारा वैसे सीख नहीं होंगे। जिस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स ऑकवर्डली कहता है कि वो ट्राई कर रहा है। तो अब यहाँ से सीन से ये शाम का वक्त का शायद सीन दिखाई जाता है, जहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स के सामने तरह तरह के पकवान रखा हुआ है। मतलब आप लोग भी देख रहे हो पूरे इतने बड़े टेबल पे सिर्फ बस इतने तरह के डिशेस लगे हुए हैं। तो अब इस चीज को देख के अपने नाइनटेल फॉक्स के ये ईविल वाला स्माइल देख रहे हो, इसलिए ईविल से ज्यादा क्रीपी लग रहा है। यह यार अपने नाइनटेल फॉक्स के मन की बात है भी इस क्रीपी स्माइल जैसा ही है। वो यह सोच रहा है आज के डिनर को देख के तो मजा आ गया। आज का डिनर तालाब से लेके नदी तक, नदी से लेके समुद्र तक, समुद्र से लेके जमीन तक सारे तरह के जीवों को काट के खाना बना दिया गया है। इस चीज को अगर वो काई लोग देखेंगे ना, वो लोग तो यार खून के आंसू रोएंगे। लेकिन क्या है कि अभी वो ह्यूमन है तो वो ग्लैडली इनके सैक्रिफाइसेस को एक्सेप्ट करके इस पूरे खाने को डिवावर कर जाएगा। लेकिन अब उस तरफ अपना सोमी भी अपने बिग ब्रदर की एक क्रीपी सा स्माइल देख के बस यही सोचता है ये अपना बिग ब्रदर ही है ना। तो अब उस तरफ डिनर टेबल पे जब इन दोनों का फादर आता है और जब ये फादर कहता है चलो खाते हैं, ये सुनने के बाद ही अपना नाइनटेल फॉक्स ये पूरा का पूरा मच्छी को निगल लेता है भाई, मतलब जैसा कि देख रहे हो। लेकिन अब उस तरफ अपने फादर सोचता है कि हमारा एडिकेट है, हम बुजुर्ग एज अ फादर मैं पहले खाऊंगा, उसके बाद अपने सारे बच्चे खाएंगे। लेकिन मेरा सन ऐसे भुक्कड़ की तरह खा रहा है जिसने हजारों सालों के लिए कुछ खाया ही नहीं है, जो कि यार ऑब्वियस सी बात है। अपना नाइनटेल फॉक्स सच्ची में हजारों सालों के लिए सफर किया है, उसके बाद वो ह्यूमन बना है जिसके बारे में हम लोगों को पता है। लेकिन अभी खैर
तो डिनर टेबल की इस हरकत को देख के अपना सोमी अपने नाइनटेल फॉक्स को मतलब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यार सालों के बाद एक सन बीमारी से ठीक होके बिस्तर से उठ के चल फिर रहा है, खाने के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से रुचि दिखा रहा है, ये चीज अपने फादर के लिए बेहद है किसी एडिकेट से ज्यादा। तो यहाँ अपना फादर सोमी को चुप कर देता है कि उसके बिग ब्रदर को खाने दिया जाए। तो अब यहाँ से सेंसेप्ट होके हमें एक और बार फादर एंड सन को दिखाया जाता है, जिसमें अपने फादर अपने नाइनटेल फॉक्स से पूछता है कि दिखने में ऐसा लग रहा है इन कुछ दिनों में वो अपने इंटरनल ची को काफी हद तक रिकवर कर चुका है। जिस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हाँ, सरवाइव करने के लिए एक काफी है। जिस जवाब को सुन के अपना फादर पूछता है क्या वो अब एकेडमी में जाने में इंटरेस्टेड है। यार जैसे मतलब तुम लोगों ने पहले भी सुना है कि अपने इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के लिए किसी 1000 लिटरेचर को 1 साल लग गया था सिर्फ याद करने के लिए, जो चीज कमजोर से कमजोर बच्चा बस 1 महीने में कर देता है। तो बुलिंग वगैरह ना एकेडमी जाने में इच्छुक, ये सब मतलब समझ रहे हो ना। जिस चीज को कंसिडर करते हुए अपने फादर अपनी बातों को सुगर कटिंग करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तू इतने दिनों से बीमार था, देख मैं तेरे को ये नहीं कह रहा हूँ तेरी जिंदगी को तुझे किस तरह जीना है वो तेरे हाथ में है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुझे कल ही एकेडमी में जाना है, तेरे को मतलब जब मन करेगा तब जा सकता है। इन सारे बातों को सुन के उस नाइनटेल फॉक्स सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या एकेडमी हमारे पूरे घर के कोठियाट से बाहर पड़ता है। जिसके जवाब में ऑब्वियसली हैरानी से अपना फादर बोलता है कि हाँ। तो यार ये सुनने के बाद अपने नाइनटेल फॉक्स कौन रोकेगा, उसको तो यार बाहर जाने का इंतजाम हो गया। तो बाहर कहता है कि वो कल के कल ही एकेडमी में जाएगा। तो अब इस बात को सुन के अपने फादर डबल चेक करता है कि क्या सच में तू एकेडमी में जाएगा। जिसके जवाब में अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है यस फादर। तो अब इस बात को सुन के अपने तरफ फादर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा सन, तो सच में मेरे दिल में क्या चल रहा है तो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन अब उस तरफ इन बातों को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि उसे यार बहाना ही बस कुछ चाहिए था बाहर जाने का, तो सामने से जब कोई बहाना दे ही दे रहा है तो वो क्यों रिफ्यूज करे। ये सोचती है अपना नाइनटेल फॉक्स। ये गर्मा गर्म चाय पूरा कपड़ा पानी की तरह पीने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जिसका मतलब देख रहे हो उसके यहाँ क्या हालात हुआ है। यार ये चीज यहाँ जो हुआ ना, ये चीज अपनी इस फादर के नजरिए से देखा जाए तो ये दिखाता है कि उसका सन अभी भी नर्वस है, लेकिन वो ब्रेव बनने की एक्ट कर रहा है। तो जो पोजेस वाला सस्पिशियस मतलब ऐसे ही कुछ चीजें अब अपने फादर को और ज्यादा मतलब सताएगा नहीं। तो अब स्टोरी में आगे हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब अपना फादर उसके सन को यानी कि नाइनटेल फॉक्स को केयरफुल रहने के लिए कहता है एकेडमी में, जिसका अध्यापक है अपना नाइनटेल फॉक्स एकेडमी की तरफ जाते हुए सोचता है कि एकेडमी ना जो कंफ्यूजन और मतलब ये कॉन्सेप्ट है ठीक है ना, ये जो टीचिंग्स एकेडमी बच्चों को सिखाते हैं ना, वो टीचिंग्स बच्चे बड़े होते वक्त लाइफ में वैसे भी नेचुरली सीख जाएंगे। तो अपने नाइनटेल फॉक्स के नजरे में ये एकेडमी बस एक ऐसा जगह है जहाँ बड़ों लोगों से पैसे लिया जाता है बस सिखाने के नाम पे। ये सोचने के बाद अपना नाइनटेल फॉक्स आगे सोचता है कि उसके पास कुछ मेमोरीज है, ये मतलब एकेडमी का और जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर जो मतलब एक्सपीरियंस किया था वो सारी यादें अपने नाइनटेल फॉक्स के पास भी है ना, जिन मेमोरीज के बारे में हमें पता ही नहीं चलता, जो कि आगे जाके पता चलेगा। यहाँ में अजन क्लियर हो वो मेमोरीज बुलिंग के ही होंगे, क्योंकि यार ये एक फैक्ट है कमजोर बच्चा एकेडमी में बुली होती ही है। लेकिन अभी अपना नाइनटेल फॉक्स अब फाइनली उसके घर से बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ से सेंसेप्ट के हमें बाहर अपने नाइनटेल फॉक्स को देखा जाता है जो कि अपने दोनों बाजू को खुला छोड़ के स्माइल देते हुए आंख बंद करके चल रहा है। और जैसे कि मतलब देख रहे हो आसपास नेचरों की कमी नहीं है, पेड़ पौधे घास फूस। तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स चलते हुए मन में सोचता है कि हाँ, बाहर जो नेचुरल चीज बह रहा है उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है उसके घर के अंदर के कोटियार से। इसके बाद अपना नाइनटेल फॉक्स आगे सोचता है कि उसे एक स्टेप लेना पड़ेगा एक ब्रेथ के साथ, मतलब हर एक कदम में हर एक सांस जिसको लेते हुए थोड़ी देर बस चलने के बाद ही अपने नाइनटेल फॉक्स को फील हो रहा है कि वो अब इस नेचुरल चीज को अपने डेंटियन में इकट्ठा कर सकता है। और बस इतनी शॉर्ट टाइम में ना उसे अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है। इसलिए वो ट्राई मारने के लिए दौड़ के उछल के एक ऊंची जगह से पैरों के पत्ती को छीन के नीचे नापता है। जो चीज अचीव करके अपना नाइनटेल फॉक्स अभी मतलब खुश है और मतलब कह रहा है कि सच में ये जंगल का नेचुरल चीज ग्रेट है। तो अब यहाँ से सुन सकते हुए हमें इस मिस्टर जिंग और फादर के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें फादर कहता है वो बस बातों बातों में ही एकेडमी की बात किया था,
लेकिन ये अपने नाइनटेल फॉक्स को दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो ईगर है एकेडमी में जाने के लिए, जो कि मैंने यार एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस वक्त सुन के अपने मिस्टर जिन कहता है कि इस तरह मौत के मुंह से दोबारा जिंदा होना यह कोई छोटी मोटी फिनोमिना या अकरेंसेस नहीं है, इसलिए मेरे नजरिए में आपने एज अ फादर यंग मास्टर को काफी अच्छे से रेस किया है। यू सर्टनली एक ग्रेट सक्सेसर बनेंगे। जिस वक्त सुन के अपना फादर थोड़ा सा मायूस होते हुए कहता है कि इसका होप तो वैसा ही है, लेकिन वो नाइनटेल फॉक्स एक कुछ ज्यादा ही काइंड बच्चा है, तो मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि वो मुश्किल सिचुएशन में हार्श डिसीजन ले पाएगा या नहीं। तेरे को भी यार पता है एक लीडर को वक्त वक्त पे मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि वो बच्चा अपने काइंडनेस की वजह से ले नहीं पाएगा। जिस वक्त के अपने मिस्टर जिन कहता है कि अभी भी काफी वक्त है, और यार मुझे पर्सनली लगता है तेरे को अपने बच्चे के ऊपर और ज्यादा नजर रखना चाहिए और मतलब ग्रो होने देने के लिए वक्त देना चाहिए। जिस वक्त सुन के अपने फादर कहते हैं तो सही कह रहे हैं यार, लेकिन अब इस तरफ इनके कन्वर्सेशन चल ही रहे थे, लेकिन अब बाहर से इस सर्वेंट के कहता है कि हमारे यंग मास्टर घर आ गया है। जिस वक्त सुनकर अपने फादर को तो झटका लगता है, वो फिक्र करते है जल्दी से अपने नाइनटेल फॉक्स की तरफ जाता है, जहाँ के यार जैसे कि देख रहे हो अपना नाइनटेल फॉक्स एकदम मतलब कपड़े वगैरह गंदे है, बाल वगैरह पे मिट्टी वगैरह लगा हुआ है। जिस चीज को देख के फादर पूछने लगता है क्या हुआ, इसका ऐसे हालात क्यों है, क्या उसको किसी ने स्कैम कर दिया है। जिस वक्त सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उसे एकेडमी से बाहर निकल दिया गया है। जिस बात को सुन के इस पर इन दोनों को झटका लगता है, लेकिन अब यहाँ से सब लगे हमें स्कॉलर और फादर की मीटिंग को दिखाई जाता है, जिसमें ऑब्वियसली ये स्कॉलर अपने नाइनटेल फॉक्स को एकेडमी से बाहर निकलवा देने का रीजन बोलता है, जो कि यार एक फाइटिंग था जिसको सही सही से कहा जाए तो उन लोगों ने आपस के कंसर्न से एक डुएल किया है। जिस बात को सुन के अपने फादर के दिमाग में सबसे पहली बात ये रजिस्टर होता है कि इसके सन ने किसी के साथ फाइट किया है, इसलिए वो तो मतलब और ज्यादा हक्का बक्के से पूछता है कि सच में मेरा नाइनटेल फॉक्स फाइट क्या है। उसको तो यार बस एक हफ्ते पहले हो गया था। जिस बात को सुन के इस कॉलर को मतलब विश्वास ही नहीं होता। वो तो यहाँ ये पूछने आया है कि इसके सन ने कौन सी तरह के मार्शल आर्ट को सिखाए। वो जिस तरह कूद कूद के बंदूक को मार रहा था, जिस चीज को सुन के अपने फादर पूछता है क्या ये सच है उसने बच्चों के साथ फाइट किया है, जिसके जवाब में अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हाँ ये बात सच है, उसका एक्चुअली हैरास किया जा रहा था, बुलिंग करने की कोशिश किया जा रहा था, क्योंकि वो एकेडमी में अच्छा नहीं कर रहा है ना। जिस चीज को अपने नाइनटेल फॉक्स पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उस पॉइंट तक जब तक इंसल्ट उसके ओर दिया जा रहा था, लेकिन वहाँ उन लोगों ने उसके मरे हुए मदर के बारे में इंसल्ट की, फादर आपके बारे में इंसल्ट की, हमारे पूरे फैमिली को उन लोग एक जोक समझ रहे थे। इन चीजों को सुन के मैं किस तरह चुपचाप रह जाता। और वैसे फादर आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं है, मुझे इस तरह से इंसल्ट बुलिंग किया जाता है हर रोज ही, जिसके बारे में स्कॉलर को भी अच्छे से पता है, लेकिन इसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। इसलिए मेरे ख्याल से हर एक बंदे का अपना एक लिमिट होता है, जिस लिमिट को आज उन लोगों ने तोड़ दिया है। तब इस बात को सुन के अपने फादर तो मतलब गुस्सा हो जाता है कि यार स्कॉलर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तेरे एकेडमी में क्या होता क्या है रे। जिसका जवाब यह स्कॉलर भी क्या देगा। तब वहां से सेंस के हमें फादर को देखे जाते हैं, जो कि मतलब खुश है, हंस रहा है, वो अपने सन को शाबाशी दे रहा है कि उसने वहां मीटिंग में जिस तरह से कहा ना वो अमेजिंग था। इस वजह से ही तो वो स्कॉलर अपनी गलती को माना, तेरे को दोबारा एकेडमी में ले लिया, इसके बावजूद कि तूने कई सारे बंदों को चोट पहुंचाया है। ऐसा लगता है मेरे सन ये बात सच है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि नॉलेज चार दीवार के अंदर की किताब में ही मिलेगा। तब इस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है तो ठीक है फादर, मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ कि मुझे बाहर खुद से ही सीखने दिया जाए। यह बात बोल के अपना नाइनटेल फॉक्स बाहर चल जाता है, जो कि यार उसका मतलब मकसद ही है बाहर जाने का। तो वो खुश होकर बाहर जाता है, लेकिन उस तरफ आप अपने फादर हैरान है कि अभी उसके सन के ये बिहेवियर एकदम किसी कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह है। इसलिए वो अपने मिस्टर जिम से पूछता है कि तेरे को क्या लग रहा है। जिस बात को सुन के अपने मिस्टर जिम कहता है कि हमारा यंग मास्टर हमारे फैमिली के ऑनर के लिए लड़ा, जिसने अपने नोटिस किया उसका मकसद एकदम ही क्लियर है, जो चीज इसके उम्र के बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है। तब यहाँ से सिंसप्ट के हमें फनी सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ के अपना नाइनटेल फॉक्स बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसको रोकने के लिए ये गार्ड सामने आ जाता है। लेकिन जब उस गार्ड को बताया जाता है कि अभी अपने यंग मास्टर कभी भी कोर्टयार्ड के अंदर बाहर जा सकता है, किसी भी वक्त पे उसको कोई रोकेगा नहीं, तो वो इस बार हंसते जाता है, इन लोगों तरफ मक करते हुए, इसलिए मुझे
मुझे नाइनटेल फॉक्स को तो तुम लोग बाहर जाने से रोकोगे। तो अब वहां से सुन सकते हैं हमें जंगल के अंदर इस झरने की पहाड़ी में अपने नाइनटेल फॉक्स को मेडिटेट करते हुए दिखाई जाता है, जो कि ऑब्वियसली वो यहाँ नेचुरल ची को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ ची को ऑब्जर्व करते हुए अपने नाइनटेल फॉक्स को शाम हो जाता है, तो वो यहाँ अपने पूरे दिन की मेहनत का रिजल्ट को चेक करता है, जिसमें यार जो बंदा ठीक से चल तक नहीं पा रहा था वो अभी जंगल में इतनी तेज से भाग रहा है और इस पहाड़ी को बस 2 छलांग में ही ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स पहाड़ी में आके इस तरह मतलब शरीर को चेक करता है और मन में सोचता है अभी उसका पैर कांप नहीं रहा है, वो जितना दौरा उसके सांस से फील नहीं कर रहा है, उससे भी ज्यादा जरूरी उसका शरीर अब नेचुरल ची को स्विफ्टली एब्सॉर्ब भी कर रहा है। तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स फाइनली कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब यहाँ से सुन सकते हमें एक और बार फादर एंड सन की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें अपना फादर अपने नाइनटेल फॉक्स से पूछता है कि बेटा तेरे को क्या लगता है एक आदमी की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है ऑफ कोर्स फादर वो पैसा है। ये बोलते हुए अपने नाइनटेल फॉक्स मन में सोचता है कि वो जब भी खाने के टेबल पे बैठता है ना, तब वो खाने के टेबल उसे बार बार याद दिलाता है कि पैसे के बिना इतना डिलीशियस खाना वो खा ही नहीं पाता। लेकिन अब उस तरह बाहर अपने फादर पूछता है अरे सब्बास मेरे बेटे, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम मेरा ही सन है। तब दूसरे सवाल का जवाब दे एक आदमी के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जिसका भी जवाब अपने नाइनटेल फॉक्स देता है कि ऑफ कोर्स फादर अपने पास ताकत होना चाहिए उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस जवाब को अपने फादर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन वो बाहर कहता है कि तेरा जवाब सही है, लेकिन एक्यूरेटली कहा जाए तो किसी व्यक्ति के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि उसके पास पावर होना चाहिए खुद के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह कहने का मतलब समझ रहे ना, तू हमेशा सब कुछ खो सकता है, लेकिन जब तक तेरे शरीर हेल्दी रहेगा तो हमेशा एक नई शुरुआत कर सकता है। वो जो चीज तेरे पास थे उससे भी कई ज्यादा भी गेन कर सकता है। ये जवाब भी यार एकदम ही फिटिंग जवाब है। तो यहाँ अपना नाइनटेल फॉक्स इसके जवाब में और कुछ कहता नहीं है, लेकिन अब अपने फादर ने अपने नाइनटेल फॉक्स को पूछता है कि क्या वो मार्शल आर्ट सीखेगा। तब इस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि 1000 साल पहले उसने खुद अपने हाथों से उस फुलिस मंक के मार्शल आर्ट को कर्स कर दिया था, मतलब कुचल के रख दिया था, जिस एक्जैक्टली चीज को अभी उसे सीखने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज मतलब कितना फनी है ना। लेकिन फिर भी अपने नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि वो सीखने के लिए तैयार है, शायद मजा आ जाए सीखने में, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि वो सीखेगा। तब इस बात को सुन के फादर खुश होते कहता है अरे अच्छी बात है, चल तुम्हें पहले तेरे लिए एक डैंटियन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से सिंसेप्ट गए हमें ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जाके अपने नाइनटेल फॉक्स ने पूछा था कि डैंटियन क्या होता है, जिसका जवाब फादर देता है कि मार्शल आर्टिस्ट लोग ची का इस्तेमाल करके अपने टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं और ये ची हमारे शरीर के डैंटियन में गैदर होते हैं। इस वजह से आपको अगर मार्शल आर्ट को सीखना है, उसे गहराई से जानना है, उसे अगर मास्टर करना है, तो आपको पहले ये डैंटियन क्रिएट करना पड़ेगा। जिस बात को सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स को लग रहा है ये तो कुछ फॉक्स बीट के जैसा साउंड कर रहा है। इसी सोच को लेके अपने नाइनटेल फॉक्स उसके फादर से पूछता है कि क्या वो इस डैंटियन को जब चाहे अपने शरीर से बाहर निकल सकता है, जिसका जवाब अपने मिस्टर जिम देता है कि जब एक डैंटियन को क्रिएट कर दिया जाता है तब वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, तो हम लोग कभी भी उस डैंटियन को बाहर निकाल नहीं सकते, जैसे यंग मास्टर आप कह रहे हैं। तब इस बात को सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स सोचता है अच्छा तो फिर फॉक्स बीट से थोड़ा सा अलग है। तब बाहर डैंटियन कर में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद अपने मिस्टर जिम अपने नाइनटेल फॉक्स को लोटस पोजीशन में बैठ जाने के लिए कहता है और वो दोनों अपने नाइनटेल फॉक्स के सामने फादर बैठता है, मिस्टर जिम पीछे बैठता है और यहाँ बीच में अपना नाइनटेल फॉक्स लोटस पोजीशन में बैठा है। तब ये लोग ऑब्वियसली अपने नाइनटेल फॉक्स को असिस्ट करने वाला है उसके डैंटियन को क्रिएट करने में। जिसके बाद यार हम लोग को ये बाजार को दिखाया जाता है और इस बुढ़े को भी, जो कि यार गधे पे बैठ के कभी जा रहा है। लेकिन इसी के साथ सीन चेंज होके हमें हमारे नाइनटेल फॉक्स को दिखाया जाता है जिसके यार मुंह से खून की उल्टी हो रहा है और वो मतलब बेहोश हो गया है यहाँ पे। तेरे फादर का इकलौता सन जिसको बस कुछ दिनों पहले ये होश आया था, पहले से काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, जिसका यार हालात अभी अचानक उसके हाथ में ऐसा है, तो मतलब यहाँ वो काफी परेशान हो जाता है। वो मिस्टर जिम के ऊपर भी चिल्ला पड़ता है ये डॉक्टर कब आने वाला है कमबख्त। जिस चीज को देख के यहाँ अपना मिस्टर जिम फादर को शांत करने की कोशिश करता है। तब इस सीन के बाद हम लोग को देखा जाता है ये डॉक्टर आने के बाद हमारा फादर डॉक्टर को बताता है कि ये लोग डैंटियन क्रिएट कर रहे थे, जिस प्रोसेस में अचानक अपने नाइनटेल फॉक्स के शरीर आग की तरह गर्म हो गया
और वो बेहोश होने के बाद ही वो अपने मुंह से खून की उल्टी करने लग गया है। ये बोलने के बाद आगे बोलता है कि उन लोगों ने कैंटीन क्रिएट करने के प्रोसीजर में सब कुछ सही सही किया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। जिस चीज का जवाब अपने डॉक्टर अपने नाइटिल फॉक्स के शरीर को अच्छे से चेक करने के बाद बताता है कि उसे कोई इंजरी वगैरह नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो कहूंगा इसका हालत बेहतर से भी अच्छा है। जिस वक्त उनके फादर एकदम कंफ्यूज है, वो पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, मेरे सन की कंडीशन बेहतर से भी अच्छा है। जिस चीज का जवाब अपने डॉक्टर देता है कि उसने इस तरह की कंडीशन को इससे पहले भी देखा है, जब कोई व्यक्ति के शरीर में उसके शरीर के लिमिट से ज्यादा इंटरनल एनर्जी फोर्सफुली चला जाता है ना, तभी फिनोमिना होता है। जिस बात को सुन के अपने फादर परेशान होते हुए कहता है कि इसके सन ने इससे पहले किसी भी और तरह की टेक्निक का यूज नहीं किया है, सीखा भी नहीं है और कल्टीवेट करना भी नहीं जानता है, तो ये ची ओवरफ्लो कैसे हो सकता है। अरे मेरे सन के पास अभी भी टेन भी नहीं है, ये तो क्या कह रहा है डॉक्टर के बच्चे। जिसका जवाब अपना डॉक्टर देता है कि ये जरूरी नहीं आपके पास टेन होने के बाद ही आप कल्टीवेट कर सकते हैं, बस बिना टेन के कल्टीवेशन में आपके इंटरनल ची पूरे शरीर के हर एक पेन में एक्यूमुलेट होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके इस बच्चे के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और वैसे देखा जाए तो इसके हर एक मेरिडियन ऐसे ही बस खुल गए बिना किसी दिक्कत के। दिखने में तो ऐसा लग रहा है आपके बच्चे ने एक हाई लेवल के हार्मनी इन एंड यान को समझ लिया है। जिस बात को सुन के अब ये दोनों मतलब फिर से चौंक जाते हैं कि इन और यांग के हार्मनी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन उस तरफ अपने डॉक्टर कहता है कि आप खुद चेक कर सकते हैं आपके सन के पास कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है। तो यह अपना फादर जब अपने नाइटिल फॉक्स के इंटरनल एनर्जी को चेक करते हैं ना, तब उसे पता चलता है अपने नाइटिल फॉक्स के पास 120 साल का इंटरनल एनर्जी मौजूद है, जो कि उसके पास मौजूद 60 ईयर ऑफ इंटरनल एनर्जी से डबल है। तो ये 60 ईयर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी उसने पूरे अपने 40 साल की उम्र में इकट्ठा किया है। तो यार ये चीज अपने फादर को रियलाइज होने के बाद वो अपनी सन को अब अजीब नजरों से देखने लग रहा है, और मतलब जानने की कोशिश करता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी किसी भी तरह की इंटरनल ची को कल्टीवेट करने की टेक्निक कोई नहीं सीखा है। अरे जो पर्सन पूरे 1 साल तक बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था, उसके पास इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसे मुझे सकता है। जिसका जवाब कोई बंदा देता है कि ऐसा लग रहा है इस बच्चे का सोल इसके शरीर से हटके किसी हर्मिट से मुलाकात होके उसके शरीर में वापस आ गया है। तो यार ये हर्मिट ना इस तरह के बंदे होते हैं जो कि मतलब मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं और एकदम मतलब सिंपल जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, जिसके बारे में ज्यादा भी बंदे लोग जानते भी नहीं होते। तो ये जो जवाब जिसने दिया था ना, वो अपने एक गधे के ऊपर बैठ के जाने वाला बुढ़ा है। इसके बाद अपने बुढ़ा आगे कहता है कि ऐसा लग रहा है तेरा सन जब मैंने पिछली बार देखा था उससे कई ज्यादा ग्रो हो चुका है। तो अब इस सीन के बाद हमें हमारे नाइटिल फॉक्स को देखा जाता है जिसका होश आता है। तो यहाँ उसे होश आने के बाद वो खुद को किसी एकदम खुले फील्ड में पता है, जहाँ यार उसे होश आने के बाद वो पहली चीज यही कहता है कि ये अनफेमिलियर सेंसेस ये क्या है। लेकिन यहाँ वो आसपास देख के अपने मन में सोचता है कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना डेंटियन को बना रहा था ना। इस मन की बात का जवाब अपना बुढ़ा देता है कि अच्छा तू मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। जिस आवाज को सुन के पीछे मुड़ के इस ओल्ड मैन को देख के अपना नाइटिल फॉक्स सोचता है अब ये बुढ़ा कौन है। जिसका जवाब अपने ओल्ड मैन देता है कि ओए बेपारा गुंडे जैसे हरकत करने वाला, जब अपने मास्टर से मिलते तब क्या ऐसे घूर घूर के देखते है, मेरे सामने रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं करेंगे क्या। तब इस बात को सुन के अपना नाइटिल फॉक्स सोचता है कि क्या मास्टर, ये बुढ़ा आदमी जिसका शरीर को ही देख के लग रहा है इसका अगर मैं उंगली भी मारू ना तब यहीं पे मर जाएगा, वो मेरे को मार्शल आर्ट सिखाएगा। इस बात को सोचते हैं अपने नाइटिल फॉक्स बाहर कहता है कि तू कौन है जो अपने आप का खुद का मास्टर कह रहा है, और एक जगह कौन सा है बुढ़े आदमी। जिस बात के जवाब में अपना ओल्ड मैन कहता है कि मैंने तेरे को बोला तुझे रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। जिस बात को सुन के अपना नाइटिल फॉक्स सोचता है कि बुढ़ा पागल हो गया है, और वो बाहर कहता है कि ओल्ड मैन मैंने जानता मेरे फादर ने तेरे को क्या कहा है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा मेरा मास्टर कौन बनेगा। तो तेरे को अगर मेरा मास्टर बनने का शौक है ना, तब तुझे मेरे को मार के प्रूव करके मेरे अंदर घुसाना पड़ेगा कि तू मेरा मास्टर बनने के लायक है। तब ये वाला बात फुल्ली बोल भी नहीं पता, अपना वो ओल्ड मैन एक ही झटके में आके अपने नाइटिल फॉक्स को वही जेंटल वाला थोड़ा सा बात पूछ दे देता है, जिसका झटका खा के अपना नाइटिल फॉक्स यही पे बेहोश हो जाता है। तो अब अपने नाइटिल फॉक्स को एक और बार होश आता है
और एक और बार अपने नाइनटेल फॉक्स उसके सामने इस ओल्ड मैन को देखता है जो ये कहता है, मैंने जितना सोचा था तो उससे कभी कमजोर निकला रे। तो अब इस बात को सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है, तेरी तो बुढ़े। लेकिन उस तरफ अपने ओल्ड मैन कहता है, अरे तेरे पास मैनर्स भी नहीं है। लेकिन उस तरफ अब अपना नाइनटेल फॉक्स इस बुढ़े के ऊपर अब हमला बोल देता है, जिसको कि अपने बुढ़ा ने बस एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट करके और एक हाथ से एक और बार अपने नाइनटेल फॉक्स को मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब उसे दोबारा होश आता है और इस बार अपने नाइनटेल फॉक्स को होश आ जाने के बाद वो मनु सोचता है, आज यार कितनी बार मेरे को इस तरह बेहोश किया गया इस ओल्ड मैन की। तो ये बोलते हैं अपने नाइनटेल फॉक्स उठता है, जिस चीज को देख के अपना ओल्ड मैन भी खड़ा होकर कहता है, चल फिर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिटरली अपना बुढ़ा प्लान कर रहा है कि वो मार के अपने नाइनटेल के दिमाग में घुसाएगा कि वो उसके मास्टर बनेगा। इसलिए अपना ओल्ड मैन अपने नाइनटेल फॉक्स को कहता है कि अगर वो उसके गिरबान को जिस पकड़ लेना तब वो यहाँ से जैसे मुंह उठा के आया था वैसे मुंह झुका के चला भी जाएगा। लेकिन अगर अपना नाइनटेल फॉक्स उसके गिरबान को ना पकड़ पाए तब उसे इस ओल्ड मैन को उसके मास्टर के तौर पे स्वीकार करना पड़ेगा। जिस चीज को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है, अभी बुड्ढे तू क्या कह रहा है, इस तरह बेट भी मानो भी क्यों यार, मैं तो तेरा डिसाइपल भी बनना नहीं चाह रहा हूँ। जिस वक्त सुन के अपना ओल्ड मैन अपने नाइनटेल फॉक्स को प्रोवोक करने के लिए उसके मतलब कपड़े को दिखाते हुए कहता है कि तू क्या इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है जो इस ओल्ड मैन के बस इस कपड़े को छू तक पाए। जिस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स सोचता है कि मैं द वोकाई वर्ल्ड का किंग, जो कि बिना किसी टीचर के किसी टेक्निक से पूरे वोकाई रैम का किंग बन गया था, उसको इस तरह चैलेंज करना। तो यार जैसे कि यहाँ देख सकते हो अपने नाइनटेल फॉक्स का ये सीरियस वाला अटैक, जिसको भी अपना ओल्ड मैन इस तरह डॉज कर लेता है। लेकिन जहां जैसे मतलब देख रहे हो अपने नाइनटेल फॉक्स ने हमला किया था ना, वहाँ मतलब हवाओं का झोंका आ जाता है। जिस चीज को देख के अपना ओल्ड मैन हैरान है कि इस तरह के इनएक्सपीरियंस बंदे ने ये करना कर दिखाया। लेकिन उस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स इस बुड्ढे के ऊपर दोबारा हमला करते कहता है, तू रैबिट जैसे भागने वाले बुड्ढे रुक। तो जैसे का मतलब देख रहे हो ये वाला हमला भी जबरदस्त वाला था, जिस वजह से वो पत्थर टूट गया। लेकिन अपने ओल्ड मैन कब का डॉज कुछ करते उस हमले को। इसलिए अपने ओल्ड मैन अपने नाइनटेल फॉक्स को और भी ज्यादा प्रोवोक करने के लिए ये कहता है कि मेरा चमड़ी ओल्ड जरूर बन चुका है, पत्थर जैसे उखड़ा उखड़ा दिख रहा है, लेकिन पत्थर नहीं है जो तू पत्थर को सोच के तूने मेरे को तोड़ दिया है। तब इस बात को सुन के अपना नाइनटेल फॉक्स उसी टूटे पत्थर में से एक पत्थर को लेके अपने इस ओल्ड मैन की तरफ फेंकता है, जिसको भी अपना ओल्ड मैन काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और मतलब यहाँ जैसे कि देख रहे हो डॉज करते मतलब कह रहा है, अरे ये डॉज कर लिया, उफ ये वाला मैं सच में डॉज नहीं कर पाता। लेकिन उस तरह क्या अपना नाइनटेल फॉक्स इस पत्थर को फेंका था जिससे इस बुड्ढे का ध्यान बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरफ अपना ओल्ड मैन डॉज करने के लिए झुका उसी तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स उसके और हमला करने के लिए आ जाता है। जिस चीज को देख के अपने ओल्ड मैन भी सोचता है, अरे इस बंदे को तो देखो जरा, मेरे प्रोवोकेशन के बीच में उसने ये वाला प्लान बना के मुझे अपने टेक्निक इस्तेमाल करने में मजबूर कर रहा है। लेकिन यार यहाँ अपने ओल्ड मैन उसे फुटवर्क टेक्निक के इस्तेमाल करने के बावजूद भी अपने नाइनटेल फॉक्स ने इस बुड्ढे को गिरवान को पकड़ ही लिया। जिस चीज को देख के अपने ओल्ड मैन पहले तो मतलब क्या करे समझ में नहीं आता, उसके बाद वो हंसता है और हंसते कहता है, तू सच में एक इंटरेस्टिंग बॉय है। हाँ, इस बात को बोल के अपने इस ओल्ड मैन ने फिर से अपने नाइनटेल फॉक्स को एक ही फटके में बेहोश कर देता है। तो अब यहाँ से सेंसर पे गए हमारे नाइनटेल फॉक्स के रेसिडेंट को देखा जाता है, जहाँ की कोई कहता है यानी कि अपने फादर इस बुड्ढे से हैरान से पूछता है कि क्या वो ये चेक कर रहा था कि मेरे सन के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का पोटेंशियल है कि नहीं। लेकिन मास्टर मेरा सन तो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जिस वक्त सुनकर अपने ओल्ड मैन कहता है कि उसने सच में मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, अरे मुझे तो उसने कॉर्नर भी कर दिया था। मेरी बात सुनो, तुम्हारा सन जन्म लिया है मार्शल आर्ट के टेम्परेमेंट के साथ। हालांकि अभी भी वो रफ है, लेकिन इसी को ही रफ जेम कहा जाता है, जिसको मैं पॉलिश करके साइन करना चाहूंगा। तुझे शायद पता नहीं, मेरा भाई वॉरियर टेम्परेमेंट के साथ जन्मा है, उसके कंपेयर में तेरा सन आउटस्टैंडिंगली साइन होता है। तो अब इस बात को सुन के अपने फादर मतलब एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि यार अपने इस ओल्ड मैन का भाई मुरिम अलायंस का लीडर है, जो कि नामगेन क्लैन का फॉर्मर पेट्रियार्च भी है। इसका नाम है नामगम जिन, जिसको शॉर्ट किंग भी कहा जाता है। और उन्होंने मुरिम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, जो कि सेंचुरी से सिर्फ 24 ही बना है, उस लिस्ट में इनका भी नाम आता है। तो जब इस तरह के व्यक्ति का कंपैरिजन मतलब अपने फादर के सन के साथ किया जा रहा है, वो तो यार हैरान है, हक्का बक्का है। लेकिन उस तरफ अपने ओल्ड मैन कहता है कि इस तरह के एक जेम को देख के उसे सच में
इस उम्र में एक लालच आ गया है, तो प्लीज फादर, मैं कह रहा हूँ, मैं उस नाइन टेल फॉक्स को रेस करना चाहता हूँ, अपने हाथों से नर्चर करना चाहता हूँ और फुल्ली नर्चर करके दुनिया को शो भी करना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के इस तरफ अपना फादर भी क्या कहेगा, वो तो यार खुश है कि इस तरह के मास्टर विलिंगली पर्सनली उसके सन को मार्शल आर्ट सिखाएगा। लेकिन जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा, उस ओल्ड मैन के बेट में अपना नाइन टेल फॉक्स जीत गया था, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो अपना ओल्ड मैन आज के रात को ही यहाँ से चले जाने की कोशिश करता है, जिसको यार अपने फादर रोकने की कोशिश करता है कि एक रात के लिए बस रुक जाइए, मेरी बात सुन के बस रुक जाइए, मेरे ऊपर बस फेवर कीजिए। लेकिन उस तरफ अपना ओल्ड मैन कहता है कि एक मैन को अपने हर एक कहे शब्द का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब उस तरफ दरवाजे के सामने अपना नाइन टेल फॉक्स खड़ा हो जाता है, जिसको देख के ये दोनों भी यहीं पे खड़ा हो जाता है। लेकिन उस तरफ अपना नाइन टेल फॉक्स पूछता है कि उसका ब्लो इतना वीक कैसे था, उसके ऊपर काम कैसे नहीं किया, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए प्लीज। ये बोल के अपना नाइन टेल फॉक्स घुटनों में आके इस ओल्ड मैन को अपना मास्टर कहता है, जिस चीज को देख के अपने ओल्ड मैन कहता है कि इस बार उसे ये चीज पसंद नहीं आया। खैर इस बात को सुन के उस तरफ अपने नाइन टेल फॉक्स के रिएक्शन को देख रहे हो, वो मतलब शायद जिंदगी में पहली बार किसी के सामने घुटने में आके उसको मास्टर कहा है, जिस बंदे ने यार उसको सीधे सीधे बोल दिया मुझे पसंद नहीं आया। ये का मतलब हलवा चल रहा है। तो अब इस सीन के बाद हम लोग को इससे पहले यानी कि फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जाके अपना नाइन टेल फॉक्स इस मिस्टर जिम से पूछता है कि वो ओल्ड मैन कैसा बंदा है, कौन है, जिसका जवाब मिस्टर जिम देता है कि वो बुढ़ा एक ग्रेट बस मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उनके पास एक बेहद ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मार्शल आर्ट की नॉलेज है। ये तो बस वो दुनिया में घूमना पसंद करते, इसलिए उन्होंने अपने नामकीन फैमिली को छोड़ दिया है। लेकिन ये बात सब लोग जानते हैं और अदर्स मार्शल आर्टिस्ट एक्नॉलेज भी किए हैं कि ये ओल्ड मैन उसके भाई की जितना ही ताकतवर है। जिस वक्त सुन के अपना नाइन टेल फॉक्स कहता है अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब वो ओल्ड मैन मुझे सिखाने के लायक है। जिस वक्त सुन के अपना मिस्टर जिम भी कहता है कि सच में एक ऑनर है उनका डिसेबल बनने का। जिस बात को सुन के अपना नाइन टेल फॉक्स सोचता है कि साला ऑनर, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि सीना तान के खड़ा था बुद्धा के सामने, वो तो उस ओल्ड मैन को ऑनर फील करना चाहिए, मुझे ऐसा डिसाइपल पाके। तो यहाँ अपना नाइन टेल फॉक्स आगे अपने मन में सोचता है कि वैसा ग्रेट मी, मतलब अपन के जैसा ग्रेट मैन इस ओल्ड मैन के सामने घुटने टिकाए। अगर ये बात योका ईरान के किसी भी बंदे को पता चल गया ना, साला वो लोग सदियों तक मेरे को हंसेंगे। लेकिन यार अभी रियलिटी तो ये है, अपने नाइन टेल फॉक्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है इस ओल्ड मैन को अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के अलावा। वो तो बस अपने करंट सेल्फ से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इसके लिए थोड़ा बहुत घुटने वगैरह टिकना कोई बड़ी बात नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, ये स्टोरी काफी बड़ा है। यार मैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स देख के, जो कि ऑब्वियसली अगर अच्छा हो तभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। और एक बात और, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट इतना ही लंबा होने वाला है, तो कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। जो कि यार कमेंट करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं हर एक बंदे के कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ, तो अपना ओपिनियन जनाओ यार। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल। बाय।